हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। जैसे कि आप सब जानते हैं, एमटीएस की बहुत अच्छी सीरीज हमने स्टार्ट की हुई है। अगर हम देखें 30 सितंबर से एमटीएस के एग्जाम स्टार्ट हुए थे, ठीक है, अभी 10-11 दिन हो गए हैं तकरीबन। तो हमने क्या किया है, जितने भी एग्जाम अभी 10-12 दिन के अंदर हुए हैं इंग्लिश के, तो किस तरह के एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरह के रूल्स आ रहे हैं, क्या फॉर्मूलाज लग रहे हैं एरर डिटेक्शन में, वो सारा डीपली एनालिसिस किया है कि हर शिफ्ट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके साथ साथ लास्ट 3 to 4 ईयर्स के हमने पेपर्स देखे कि एरर डिटेक्शन में कौन से इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो पूरा डीप स्टडी, थरो स्टडी करने के बाद में कुछ और इम्पॉर्टेंट रूल्स आज हम लेके आए हैं एमटीएस के लिए, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। इन रूल्स को इनकलकेट किया है इस वीडियो में। इसे एक बार एग्जाम में जाने से पहले गो थ्रू जरूर करना। और यस, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे क्या होता है, एक टीचर को बूस्ट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है कि यस, जो कंटेंट हम ला रहे हैं, जिसमें हम इतने एफर्ट डाल रहे हैं, वो स्टूडेंट्स को पसंद आ रहा है। फिर भी आपको लगता है कि कुछ और एड ऑन करना चाहिए, कुछ और पर्टिकुलर टॉपिक पे आप करना चाह रहे हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। विल डेफिनेटली कंसर्न दिस और उस पर हम बनाएंगे वीडियोस, ठीक है। तो आज हम देखते हैं रूल नंबर 28। रूल नंबर 28 क्यों है? क्योंकि इससे पहले इस सीरीज की वीडियोस आ चुकी हैं। अगर नहीं देखा है तो उन्हें पहले देखिए, काफी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। देखिए, रूल 28 क्या है, किसके ऊपर है? प्रीपोजिशन के ऊपर। प्रीपोजिशन को समझने से पहले एक चीज यहाँ पे ध्यान से समझना। हमें ये मालूम है सेंटेंस का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट और उसकी वर्ब, मतलब डूअर कर्ता और कर्ता ने कोई क्रिया की, राइट। इसी को हम बोलते हैं सेंटेंस। यही होता है आपका सेंटेंस, करेक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, राइट। और अब हम समझेंगे वर्ब्स क्या होती हैं, ट्रांजिटिव भी होती हैं और कुछ वर्ब्स क्या होती हैं, इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होती हैं जिनका अपना ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। जैसे मैं ये बोलूं आई सैंग, आई सैंग, अगर आप देखेंगे आई एक सब्जेक्ट है, सैंग उसकी वर्ब है। अब मैंने बोला आई सैंग, तो आप क्या आंसर करेंगे, मैम व्हाट डिड यू सिंग, आपने क्या गाया, ठीक है। तो सैंग एक ऐसी वर्ब है जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत है, मतलब ये ट्रांजिटिव वर्ब है, तो मैं यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट दूंगी आई सैंग व्हाट, अ सॉन्ग, ठीक है। सिंपल सी बात ध्यान रखें, जिन वर्ब्स का रिप्लाई व्हाट या होम से आए, ठीक है, वो सारी की सारी क्या होती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। क्या होती हैं? ट्रांजिटिव वर्ब्स, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होती हैं जिनके अपने ऑब्जेक्ट होते हैं। इनट्रांजिटिव वर्ब्स वो होती हैं जिनके ऑब्जेक्ट्स नहीं होते। मैं अगर ये बोलूं आई सैंग, इसको ऐसे ये ऐसे लिख सकते हैं, आई लाफ्ड, आई लाफ्ड, आई फेल, ठीक है, मैं गिर गई, आई फेल। जैसे ये देखिए, अब मैंने ये बोला आई लाफ, मैं हंसी, मैं गिर गई, ठीक है, मैंने टर्न किया, इस तरह से। तो ये जो इनट्रांजिटिव वर्ब्स है, कैसे, इसको आप ऐसे समझिए, जो काम आप खुद के लिए करते हैं, खुद से खुद के लिए करते हैं, जैसे आपका नहाना, आपका हंसना, आपका रोना, आपका गिरना, चलते चलते अचानक से गिर जाते हो, तो ये सारे काम क्या है, आप खुद से खुद के लिए करते हो, अपने आप हो जाते हैं सारे काम, है ना। जैसे पेड़ों से पत्तियों का गिरना, सन का राइज होना, बारिश का आना, ये सारे क्या हैं, अपने आप काम हो रहे हैं। तो ये जो काम है, ये सारे के सारे क्या हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। इनको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। मैं गिरी, अब ये थोड़ी ना पूछो किसने गिराया, अरे चलते चलते गिर गई। बारिश आई, ये थोड़ी ना पूछोगे कि किसने की बारिश, है ना। ये अलग बात है। बारिश जब नहीं होती तो इंडियन कल्चर में ये कहा जाता है कि इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए हम यज्ञ करवाते हैं, ये एक अलग बात है, अलग कंसेप्ट है। तो देखिए, हमने क्या समझा कि कुछ वर्ब ट्रांजिटिव होती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स के अपने ऑब्जेक्ट होते हैं। कुछ वर्ब्स क्या होती है, इनट्रांजिटिव, तो इनके ऑब्जेक्ट्स नहीं होंगे। क्लियर है? इसका मतलब वर्ब दो तरह की होती हैं, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब्स के ऑब्जेक्ट होंगे, इनट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट नहीं होंगे। अब ये सारा तामझाम हमने क्यों समझा, इसे समझिए। इसके अलावा क्या होता है, प्रीपोजिशन। जैसे आपने बचपन से सुना होगा, इन, एट, ऑन, अबव, बिलो, अंडर, ओवर, ये सारी की सारी क्या है, प्रीपोजिशंस है, राइट। इसके अलावा जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो हमने आज लिखी है यहाँ पे, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, बट, एक्सेप्ट, लाइक, डिसलाइक, विद, विदाउट, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट हैं प्रीपोजिशंस। तो हमेशा ध्यान रखना, प्रीपोजिशन के बाद में उनका क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है।
सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, और वर्ब का क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। इसके अगर पार्ट ऑफ स्पीच पूछूं तो नाउन हो ये है, और ऑब्जेक्ट भी क्या है, नाउन, क्योंकि नाउन सेंटेंस में एक सब्जेक्ट का भी काम करता है और एक ऑब्जेक्ट का भी काम करता है। वर्ब्स क्या होती हैं, दो तरह की होती हैं, ट्रांजिटिव जिनके ऑब्जेक्ट्स होंगे, इनट्रांजिटिव जिनके ऑब्जेक्ट नहीं होंगे। इनट्रांजिटिव वर्ब्स वो होती हैं जो काम अपने आप हो जाते हैं, ठीक है, उन्हें एक ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। अब जो प्रीपोजिशंस होती हैं उनके ऑब्जेक्ट्स होंगे ही होंगे, 100% गारंटी है, ठीक है, हमें देना ही पड़ेगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्टिव केस होगा ही होगा। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों को क्या बोला जाता है, नाउन। इनकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है, नाउन। तो नाउन सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट का भी काम करता है और एज अ ऑब्जेक्ट का भी काम करता है। वर्ब से पहले सब्जेक्ट आएगा और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। अब क्वेश्चन पे आइए, देखिए हमने ये देखा प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशंस के बाद में हमेशा क्या आएंगे, आपके ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस मतलब ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो हमें प्रीपोजिशन के बाद में एक क्या चाहिए, नाउन चाहिए। याद रखिएगा, प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा नाउन आएगा, और कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि नाउन का एक सब्जेक्टिव केस भी होता है। जैसे मान लो नाउन का मैं सब्जेक्टिव केस बोलूं आई एक सब्जेक्टिव केस है, और इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या बन जाएगा बच्चे, मी, ठीक है। वैसे ही दे एक क्या है, सब्जेक्टिव केस, और दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या बन जाएगा, देम। वैसे ही एक ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या बन जाएगा, हिम। शी एक सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस क्या बन जाएगा, हर। इसी तरह से आपको सारी चीजें क्लियर करनी है। अभी देखिए रूल क्या बोलता है, गिवन वर्ड सब्जेक्ट नंबर 1 एंड सब्जेक्ट नंबर 2, वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट नंबर 1 के अकॉर्डिंग। आप इस रूल को छोड़ दीजिए, कोई इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इसको ऐसे समझिए, ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं, विद, एज वेल एज, रेदर देन, अलोंग विद, एक्सेप्ट, नो लेस देन, नथिंग बट, बिसाइड्स, अनलाइक, इन एडिशन टू, लाइक, अकम्पनीड बाय, ध्यान से देखिए, अकम्पनीड बाय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टुगेदर विद, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एंड नॉट बट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये सारी की सारी क्या है, प्रीपोजिशंस हैं। जब ये प्रीपोजिशंस हैं तो इसका मतलब इनके बाद में क्या आएगा, एक ऑब्जेक्ट आएगा, नाउन का ऑब्जेक्टिव केस आएगा। और हमें मालूम है वर्ब का अग्रीमेंट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल, वर्ब इज प्लूरल, राइट। तो अब हम देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, ऑल द स्टूडेंट्स एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट क्या था, अपने आप में एक प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद में क्या आया, ऑब्जेक्टिव केस, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन, उसको काट दीजिए, क्योंकि हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का अग्रीमेंट करना है। तो स्टूडेंट्स क्या थे, प्लूरल, वर्ब भी कैसी आई, प्लूरल। हो गया क्वेश्चन खत्म। टॉम एज वेल एज क्या है, एक प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्टिव केस, काट दो। सब्जेक्ट क्या बचा, टॉम, सिंगुलर था, नाउन कैसी आई, सिंगुलर। इसको ऐसे समझ लीजिए, मान लो अगर मैं शी बोलूं तो शी के साथ में क्या आएगा, एंजॉयज, यही आएगा। नाउन अगर सिंगुलर है तो वर्ब के अंदर एस और एस लगाने से वर्ब क्या बन जाती है, सिंगुलर बनती है। उल्टा चलता है, जैसे अगर नाउन एक पेन है, नाउन के अंदर एस लगाने से नाउन तो प्लूरल बन जाता है, लेकिन वर्ब के अंदर एस और एस लगाने से वर्ब सिंगुलर बनती है। उल्टा चलता है, नाउन प्लूरल बनेगा, पेन, पेन्स, प्लूरल, ठीक है, लेकिन वर्ब सिंगुलर बनती है। इंजॉय नहीं, इंजॉयज, शी इंजॉयज। अगर प्लूरल होता तो, शी की जगह पे दे होता तो क्या करते, एंजॉय। क्लियर है सभी को। आगे अब देखते हैं कि इस रूल पे किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। लेट्स हैव अ लुक। देखिए आपका एसएससी सीजीएल का है 2023 का, ही एंड नॉट, देखिए एंड नॉट देख पा रहे हैं, देखिए एंड नॉट वैसे भी कोई, अगर आप देखें ना, कोई कंजंक्शन नहीं होती। मैं बोलूं ही एंड शी, इस तरह से सुना है ना, राम एंड श्याम। अब ये तो नहीं सुना ही एंड नॉट शी, तो इसका मतलब एंड नॉट कंजंक्शन नहीं है, दो शब्दों को नहीं जोड़ रही। एंड नॉट एक क्या है, प्रीपोजिशन। थोड़ा वर्ड्स को कैच भी करना सीखिए। एंड नॉट क्या है, एक प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद में क्या आया, ऑब्जेक्टिव केस। तो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट को काट दीजिए, पीछे सब्जेक्ट क्या था, सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर। नेक्स्ट देखिए, राम एज वेल एज क्या थी, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद में उनके ऑब्जेक्टिव केस। नाउ अब क्या बच गया, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसा था, सिंगुलर, तो वर्ब का अग्रीमेंट भी क्या होगा, सिंगुलर। तो क्या आ जाएगा, वर आएगा नहीं, हैव आएगा नहीं, क्योंकि प्लूरल है, ठीक है। तो क्या बचा, इज, राम इज, ठीक है, कमिंग टुडे। नेक्स्ट,
द मदर एज वेल एज फिर से एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस, हर चिल्ड्रन, ठीक है, काट दीजिए। अब ये वर्ब बची, वर्ब का अग्रीमेंट किसके अकॉर्डिंग होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट कैसा था, सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर, तो यहाँ पे क्या कर दोगे, वॉज। क्लियर है, यहाँ पे अगर मदर्स होता तो क्या कर देते, वर्क कर देते। आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें सब्जेक्ट का अग्रीमेंट वर्ब के साथ में करना है, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। सीता लाइक, देखिए अब यहाँ पे लाइक, मान लो लाइक एक वर्ब भी तो होती है। मैं अगर ये लिखूं, सीता लाइक्स आइसक्रीम्स, ठीक है, और यहां पे मान लो सीता की जगह पे दे कर देते, दे लाइक आइसक्रीम, यही होता। सीता सिंगुलर थी तो वर्ब को भी सिंगुलर बनाया एस और यस लगा के, प्लूरल था तो वर्ब को भी बनाया प्लूरल, ये तो हमने किया अभी, राइट। अब इस क्वेश्चन पे आइए, सीता, अगर मैं यहाँ पे एस लगा दूं, ध्यान से सुनना, मैं मानती हूं कि यहाँ पे वर्ब का एरर है, ये प्रीपोजिशन, ये मान लो, मैं लगा दूं सीता लाइक्स हर सिस्टर, सीता को पसंद है उसकी सिस्टर्स, अपनी बहनें। फिर हैव डिसाइडेड, जो ये वर्ब है बच्चे, हैव डिसाइडेड, ये किसके लिए आई, आप समझ पा रहे हैं, सीता के लिए तो वर्ब आ गई, सीता लाइक्स, मान लो मैं इसको वर्ब मान लूं एक सेकंड के लिए, कि सीता को पसंद है उसकी सिस्टर्स, राइट। देन हैव डिसाइडेड जो वर्ब है, ये इसका नाउन कहाँ है, इसका सब्जेक्ट कहाँ है, समझ में आ रहा है कि ये जो वर्ब है, वर्ब डेंगल तो नहीं हो सकती, हवा में तो नहीं लटक सकती, क्योंकि जितने सब्जेक्ट उतनी वर्ब चाहिए हमें, इसी का नाम ग्रामर है। तो अगर मैं इसको वर्ब मान लूं तो फिर इसका मतलब सीता को पसंद है उसकी सिस्टर्स, देन हैव डिसाइडेड कहाँ गया, इसका सब्जेक्ट कहाँ गया, सब्जेक्ट नहीं मिल रहा, इसका मतलब यहाँ पे लाइक वर्ब नहीं है, ये क्या है, एक प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन लाइक प्रीपोजिशन है, उसके बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस, काट दो। सीता क्या है, सिंगुलर, तो लगा दो हैज, सीता हैज। इसी तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन को अप्रोच करना है, ठीक है। अगर ये वर्ब होता तो मैं इसको वर्ब मान लेती, लेकिन फिर आने वाली वर्ब का सब्जेक्ट कहाँ है, ठीक है। सीता, मान लो ये वर्ब है, वर्ब से पहले आया सब्जेक्टिव केस, वर्ब के बाद में आया ऑब्जेक्टिव केस, ये हमने सीखा, सेंटेंस का मतलब वर्ब से पहले सब्जेक्ट, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट, क्योंकि वर्ब ट्रांजिटिव भी होती है और इंट्रांजिटिव भी होती है, ये ट्रांजिटिव वर्ब थी, उसका ऑब्जेक्ट था, लेकिन जो ये वर्ब आई थी इसका सब्जेक्ट कहाँ था, सब्जेक्ट था ही नहीं, इसका मतलब ये सब्जेक्टिव केस नहीं है, ये एक अपने आप में प्रीपोजिशन था, इसको काटो, ऑब्जेक्ट बनाओ, और ये जो सब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग वर्ब का अग्रीमेंट करो। क्लियर। नेक्स्ट, द मूवी इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग बट एक्सेप्ट, सारी की सारी क्या होती है, प्रीपोजिशन, ठीक है। ऑल द प्रीव्यूज, इसका ऑब्जेक्टिव केस, मूवी क्या था, सिंगुलर, तो लगा दो टेक्स, शी टेक्स, यही करेंगे क्योंकि शी सिंगुलर है, वर्ब का अग्रीमेंट भी, और दे प्लूरल है तो क्या कर देंगे, टेक, ठीक है। सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, क्योंकि नाउन के अंदर एस और यस लगाएंगे नाउन प्लूरल बनेंगे, वर्ब के अंदर एस और यस लगाएंगे वर्ब क्या बनेंगी, सिंगुलर बनेगी, उल्टा चलता है नाउन से। नाउ कम टू द सेकंड रूल, रूल नंबर 29, ये क्या है, प्रीपोजिशन फ्रेजेस ऑब्जेक्टिव केस। बस वही बात है कि प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा हम क्या यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। देखिए ये सारी प्रीपोजिशंस हैं, फॉर, अबाउट, टू, ऑफ, अगेंस्ट, बाय, बिटवीन, अंडर, अमंग, इन फ्रंट ऑफ, नेक्स्ट टू, along with, together with, in addition to, due to, on behalf of, as well as, in place of, contrary of, compared to, rather than, aside from, ये सारी की सारी क्या है, प्रीपोजिशंस हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं, इन फ्रंट ऑफ प्रीपोजिशन थी, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव केस, द कार इज पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ, वी नहीं, क्या कर देंगे, अस, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। इसी पे हम क्वेश्चंस देखेंगे, क्या क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर में, काफी इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है, ये क्वेश्चंस काफी आते हैं। अब यहाँ पे छोटी सी चीज और समझेगा, रेदर देन जब एक कंजंक्शन बने, ठीक है, तो ये एक नेगेशन को बताती है, मतलब सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है रेदर देन जब एक कंजंक्शन बने। कंजंक्शन मतलब दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को, दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है, जैसे राम श्याम नहीं, राम एंड श्याम, क्लियर है। रादर देन जब एक प्रीपोजिशन हो तो इसका मीनिंग क्या होता है, के बजाय, क्लियर है। तो क्वेश्चन देखिए, अ मिसअंडरस्टैंडिंग हैज क्रेप्ट बिटवीन ही एंड हिज सिस्टर, बिटवीन क्या था, एक प्रीपोजिशन, बिटवीन के बाद में ही नहीं, हिम का ऑब्जेक्टिव केस क्या, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, तो यहाँ पे प्रॉब्लम थी। दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन अवेलेबल टू मोस्ट पीपल, फॉर क्या है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद में हु नहीं, हुम आएगा, ऐसा क्यों,
क्योंकि हु एक सब्जेक्टिव केस मानते हैं और होम क्या है, एक ऑब्जेक्टिव केस, सीधी बात। और वैसे भी ध्यान रखो, फॉर एक प्रीपोजिशन है, इन, एट, ऑन, अबव, अंडर, बिलो, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, बट, एक्सेप्ट, ये सारी क्या है, प्रीपोजिशंस हैं। प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, तो हु एक सब्जेक्टिव केस है, हु को काट के क्या किया, होम। तो देख लीजिए होम कहाँ पे, द मोस्ट पीपल, हु तो आएगा नहीं, होम, होम, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन में क्या था, 4 था, तो हमें 2 का ऑप्शन गया 4, आंसर इज सी। द मैनेजर ऑर्डर्ड, देखिए द मैनेजर क्या है, सब्जेक्ट, क्या इसकी वर्ब क्या है, ऑर्डर्ड, सेकंड फॉर्म में है, मतलब पास्ट टेंस में है। मैनेजर ने ऑर्डर किया, क्या ऑर्डर किया, ऑर्डर वर्ब का ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन, ठीक है। द मैनेजर ऑर्डर्ड द वॉचमैन टू लेट, टू लेट अपने आप में क्या है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस। ये ऑब्जेक्टिव केस ही है क्योंकि नाम तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों बन सकता है, ठीक है। लेकिन ये एंड कंजंक्शन से जुड़ा था, तो यहाँ पे मी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई। द मैनेजर ऑर्डर्ड द वॉचमैन टू लेट द बॉयज एंड मी गो इन, क्लियर है। देखिए ध्यान से देखिए इसको फिर से, मैनेजर सब्जेक्ट था, ऑर्डर उसकी वर्ब थी, द वॉचमैन उस वर्ब का ऑब्जेक्टिव केस था, सेंटेंस कंप्लीट। अब टू लेट यहाँ पे क्या है बच्चे, एक प्रीपोजिशन है, लेट एक प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद में हमें मालूम है ऑब्जेक्टिव केस आता है। नाम जो होता है ना वो ऑब्जेक्टिव केस हो सकता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों बन सकता है, तो ये हम इसको ऑब्जेक्टिव केस मान रहे हैं क्योंकि नाम है बॉयज। लेकिन एंड कंजंक्शन से जुड़ा है, तो एंड के पहले ऑब्जेक्टिव केस आया, तो एंड के बाद में भी हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, मी बनेगा, क्योंकि एंड जो कंजंक्शन है, एंड एक ऐसी कंजंक्शन है जो बैलेंस करती है। एंड के पहले अगर सब्जेक्ट है तो बाद में भी हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। एंड से पहले अगर ऑब्जेक्ट है तो बाद में भी क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। एंड से पहले अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो बाद में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर वर्ब के अंदर आईएनजी है तो यहाँ पर भी क्या लगेगा, आईएनजी। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि एंड कंजंक्शन एक बैलेंस वाली कंजंक्शन है, एंड से पहले जो आएगा वही बाद में रिपीट होता है, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 29 किसके ऊपर है, आर्टिकल्स के ऊपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। देखिए द प्लस पर्सनैलिटी क्वालिटी हो, ठीक है, इन हर, इस रूल को छोड़े क्या, मैं आपको जनरल तरीके से बताती हूँ। देखिए द टीचर इन हर एक्सप्लेन द डिफिकल्ट कंसेप्ट विद पेशेंस। होता क्या है, आप देखिए टीचर कैसा नाउन है, कॉमन नाउन है, टीचर है, स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ये सारे क्या हैं, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन से पहले जब भी हम आर्टिकल द लगा दें तो ये पूरा मिलकर क्या बन जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ध्यान रहेगा, आई रिपीट, कॉमन नाउन से पहले जब भी हम आर्टिकल द लगा दें तो पूरा मिलकर द प्लस कॉमन नाउन इक्विवेलेंट टू एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के इक्विवेलेंट होता है ये, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब है कोई हमारा भाव, ठीक है, हमारी फीलिंग्स। तो देखिए द टीचर, अब टीचर नहीं है, अब ये क्या है, भाव बन गया। दोबारा देखिए इस चीज को, टीचर एक कॉमन नाउन था, कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल द लगाया, अब ये नाउन नहीं रहेगा, ये भाव बन गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। तो ये क्या कह रहा है, टीचर, द टीचर इन हर एक्सप्लेन्ड, मतलब कोई इंसान था उसके अंदर टीचर की भावना जाग गई, मतलब वो टीचर बन गया, था नहीं, उसके अंदर टीचर की भावना आ गई और उसने क्या किया, एक्सप्लेन किया द डिफिकल्ट कंसेप्ट विद पेशेंस। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कंसेप्ट था लेकिन टीचर वाली फीलिंग्स उसके अंदर आ गई और उसने उस कंसेप्ट को बहुत ही पेशेंस के साथ में एक्सप्लेन किया। यहाँ पे एरर ये भी आ सकता है, कभी कभी आर्टिकल द यहाँ पे हटा देते हैं, टीचर इन हिम, टीचर इन हिम नहीं आएगा क्योंकि टीचर कॉमन नाउन है, तो कॉमन नाउन से क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब आप ये लिखेंगे द टीचर इन हर, द टीचर इन हिम, द टीचर इन हर, इस तरह से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आर्टिस्ट एक कॉमन नाउन है, ठीक है, तो द आर्टिकल लगाया, ये पूरा का पूरा क्या बन गया, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। उसके अंदर जो आर्टिस्ट की भावना थी, ठीक है, वॉज एविडेंट इन द स्टनिंग म्यूरल ही पेंटेड। म्यूरल का मतलब होता है एक बहुत बड़ी पेंटिंग जो वॉल पे लगाई होती है, की जाती है, ठीक है, उसके अंदर कोई आर्टिस्ट की भावना जागी और उसने बहुत बड़ी पेंटिंग फिर क्या थी, बना दी। अब क्वेश्चन देखिए किस तरह के आए हैं प्रीवियस ईयर में। ये क्वेश्चन आपका देखिए, जज इन हिम, तो जज इन हिम नहीं, जज तो कॉमन नाउन है, तो कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल द लगाइए और इसको क्या बना देंगे आप, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मतलब उसके अंदर जज की जो भावना थी। जज इन हिम प्रिवेल्ड अपॉन द फादर एंड ही सेंटेंस्ड हिज सन टू डेथ, मतलब कोई इंसान था और उसके अंदर क्या थी, फादर तो थे ही वो,
जिसको अपने सन को जिसको डेथ सेंटेंस किया, लेकिन उसके अंदर फादर होने के बावजूद भी उनके अंदर जो जज की भावना थी वो जाग गई और उन्होंने अपने सन को फादर होने के बावजूद भी उसको सेंटेंस दे दिया डेथ का, ठीक है, डेथ उसको दे दिया। तो यहाँ पे जज नहीं था वो, उसके अंदर जज की भावना जागी आई, ठीक है, हालांकि वो फादर था उस बच्चे का, फिर भी उसने डेथ दी, क्यों? क्योंकि उसके अंदर जज की भावना आ गई। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कॉमन नाउन से पहले ना हम आर्टिकल द लगा के उसको क्या करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना देंगे, भाव बना देंगे, भाव, ध्यान रखिए। रेजिलेंस, रेजिलेंस का मतलब होता है जो हर किसी के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल ले, लचीला, ठीक है, फ्लेक्सिबल। बोलते हैं ना कुछ लोग बड़े ही फ्लेक्सिबल होते हैं, रेजिलेंस होते हैं, जिन पे रिलाई कर सकते हो, रेजिलेंस। कंपनी उन्हीं की चलती है जो लोग रेजिलेंस होते हैं ना, बहुत ज़्यादा ढीठ होंगे या बहुत ज़्यादा स्टबन टाइप के होंगे, जिद्दी टाइप के होंगे, या बहुत ज़्यादा मतलब बॉसी टाइप के होंगे, तो वो कंपनीज ग्रो नहीं करती, ठीक है। एक कंपनी के ऑनर को रेजिलेंस होना बहुत ज़रूरी है, मतलब उसको फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है, हर किसी के अकॉर्डिंग वो ढल जाए, ठीक है। रेजिलेंस का मतलब होता है लचीला, फ्लेक्सिबल। तो आप ये देखिए, रेजिलेंस एक नाउन था, ठीक है, नाउन कैसा नाउन था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो नाउन से पहले ये देखिए, हमें देखना है आर्टिकल ए आएगा या द आएगा। तो अगेन देखिए ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और इससे पहले हम क्या लगाएंगे, द रेजिलेंस, अ रेजिलेंस नहीं, द रेजिलेंस, क्योंकि हमें मालूम है ना अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल ए तो लगता ही नहीं है। जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनके पहले एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, ये सारे क्या हैं, अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम आर्टिकल ए का यूज नहीं करते, इसीलिए यहाँ पे आर्टिकल द का यूज किया। द रेजिलेंस इन हिम, जो उसकी क्वालिटी थी, ठीक है, हर किसी के साथ एडजस्ट होने की, लेट द कंपनी थ्रू द इकोनॉमी डाउनटर्न, ठीक है, फिर भी उसने कंपनी को चलाया इकोनॉमी डाउनटर्न होने के बावजूद भी, क्यों? कि उसके अंदर रेजिलेंस की क्या थी, क्वालिटी, द रेजिलेंस इन हिम। अच्छा ये था रूल, काफी अच्छा रूल था। अब आएंगे रूल नंबर 30। रूल नंबर 30 क्या है, एडवर्ब से रिलेटेड है। देखिए बहुत इजी है, हार्डली, स्कैर्सली, बेयरली, इनके बाद में क्या लगाएंगे हम, व्हेन, ठीक है, और नो सूनर के साथ में क्या लगता है, देन। कभी कभी एग्जाम में THEN आ जाता है, जो कि गलत है क्योंकि टाइम को बताता है, ठीक है। और ये क्या है, देन एक कंजंक्शन है, ध्यान रखें। कंजंक्शन मतलब दो सेंटेंसेस को, दो वर्ड्स को जोड़ता है, ध्यान रखें। नो सूनर, नो सूनर आया, देखिए सेंटेंस जब नेगेटिव, जब ना सेंटेंस एडवर्ब से स्टार्ट होगा ना, हार्डली, बेयरली, स्कैर्सली, रेयरली, नो सूनर, तो ध्यान रखिए हार्डली, बेयरली, स्कैर्सली, रेयरली जितनी भी है इनके साथ में तो व्हेन आता है, और नो सूनर के साथ में देन आएगा। एक तो ये रूल, और दूसरा जब भी ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाए ना तो इन्वर्जन का रूल लगेगा। इन्वर्जन का मतलब, जैसे सेंटेंस का मतलब होता है सब्जेक्ट और उसकी वर्ब, इन्वर्जन में क्या करते हैं, वर्ब को सब्जेक्ट से पहले कर देते हैं। आई रिपीट, वर्ब को सब्जेक्ट से पहले कर देते हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन ओनली। अब ये देखिए, नो सूनर हैड आई सेड, देखिए ये जो आय था सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट से पहले क्या कर दिया, वर्ब लगा दी, हेल्पिंग वर्ब लगा दी। ऐसा क्यों किया, क्योंकि नो सूनर से स्टार्ट था। जब भी हार्डली, बेयरली, स्कैर्सली नो सूनर से स्टार्ट होगा तो उनके साथ में एक तो कंजंक्शन का आपको याद रखना है, कौन सी कंजंक्शन आएगी, और दूसरा इन्वर्जन का रूल लगेगा, मतलब सब्जेक्ट से पहले वर्ब आएगी। तो सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आई, ठीक है, नो सूनर के साथ में देन आता है, कोई दिक्कत नहीं थी। ही हैड हार्डली, अब देखो हार्डली बीच में आया, स्टार्टिंग में नहीं आया, इसलिए इन्वर्जन नहीं लगेगा, ठीक है। व्हेन, हार्डली के साथ में व्हेन, कोई दिक्कत नहीं है। दे हैड स्कैर्सली बीच में आया है, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे व्हेन आया, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन देखिए, आई कैन स्कैर्सली वेट अंटिल थर्सडे नेक्स्ट देन, स्कैर्सली के साथ में क्या आती है, कंजंक्शन व्हेन, इजी। स्कैर्सली, देखिए स्कैर्सली स्टार्टिंग में आया सेंटेंस के, जब भी एडवर्ब सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाए, हार्डली, बेयरली, स्कैर्सली, रेयरली, ठीक है, नो सूनर, इनके बाद या तो कंजंक्शन का एरर आएगा व्हेन या देन का, या फिर इन्वर्जन आपको इन्वर्जन का एरर दे देगा, मतलब आपको इन्वर्जन करना है, अगर नहीं किया होगा तो वो भी एरर होगा, ठीक है। यहाँ पे इन्वर्जन किया हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आई है ये, ठीक है, व्हेन आई, ठीक है, व्हेन आई। तो स्कैर्सली हैड आई, इन्वर्जन किया हुआ है, स्कैर्सली के साथ में देख लो क्या आता है, व्हेन, इजी। दो ही चीजें देखनी है कि इन्वर्जन किया हुआ है क्या और कंजंक्शन सही लगी है क्या, दैट्स इट, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देख लीजिए, नो सूनर, नो सूनर के साथ देखो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आए, इन्वर्जन लगेगा, किया हुआ है क्या, हैड द लॉकडाउन। द लॉकडाउन क्या था, आपका नाउन, कैसे पता चला, आर्टिकल से। आर्टिकल्स वो होते हैं जो नाउन से पहले आते हैं और नाउन की प्लेस को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं, ठीक है। और नाउन से पहले, सब्जेक्ट से पहले क्या आया है,
हेल्पिंग वर्ब, तो इसका मतलब इन्वर्जन किया गया है, नो सूनर के साथ में क्या लगती है कंजंक्शन, देन। क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। नो सूनर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आया मतलब इन्वर्जन लगेगा, सब्जेक्ट से पहले क्या आएगा आपका वर्ब, तो आए सब्जेक्ट था, उससे पहले क्या लग गया डिड, इन्वर्जन लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। नो सूनर के साथ में क्या लगेगा कंजंक्शन, देन। आगे बढ़ो। दे हैड, हार्डली देखो सेंटेंस के स्टार्टिंग में नहीं है, बीच में है, अब इन्वर्जन नहीं लगेगा, तो दे सब्जेक्ट था और ये आपकी क्या आ गई, वर्ब आ गई। हैड, हैज, हैव और हैड के साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, कोई दिक्कत नहीं थी, आपकी हेल्पिंग वर्ब और ये आपकी मेन वर्ब जो वर्ब की थर्ड फॉर्म में बैठी हुई है। सेंटेंस के स्टार्टिंग में नहीं है, बीच में इन्वर्जन नहीं लगा, सब्जेक्ट और वर्ब। अब हार्डली के साथ में देखो कंजंक्शन का एरर होगा, वही एरर था व्हेन। इजी, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आते हैं पेपर में। तो गाइस ये थे आज के क्वेश्चंस जो हमने किए। अभी आप देखेंगे एमटीएस के जो 10-12 दिन में जो पेपर हुए सारे शिफ्ट के हमने पेपर देखे हैं, तो इस तरह के काफ़ी एरर पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। पेपर में जाने से पहले इन्हें एक बार ज़रूर गो थ्रू करके जाइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक बनता है और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।